नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भिवानी पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। वहीं इस दौरान भिवानी के ठाकुर बीर सिंह पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे और ठाकुर बीर सिंह की फोटो पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए जाने वाले अनेक कार्यों पर चर्चा भी की। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भिवानी पहुंचने के बाद ठाकुर बीर सिंह पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय ठाकुर बीर सिंह की फोटो पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं इस दौरान ठाकुर बीर सिंह के परिजनों व भाजपा नेताओं द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने भरोसा दिलाया कि ठाकुर बीर सिंह पार्क का सौंदर्यीकरण करने के लिए वो एसपी व डीसी से मिलेंगे और उनसे बातचीत भी हुई है। वहीं इस दौरान उन्होंने चौधरी बीरेंद्र सिंह द्वारा कई बड़े नेताओं के भाजपा में घुटन महसूस करने के सवाल पर कहा कि मेरी रुचि भाजपा में है और मोदी में आस्था। मेरे बारे में कोई ऐसे सोचे तो गलत है। साथ ही बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के लिए उन्होंने कोरोना काल को जिम्मेवार बताया। राव ने कहा कि हमारा दुर्भाग्य था कि 3 साल कोरोना काल में निकल गए। तब हमारे मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी की मार पड़ी, पर मोदी की वजह से हमारे मुल्क ने दूसरे मुल्कों की तुलना में तेजी से आर्थिक हालात सुधारे और हमारा देश समृद्ध मुल्क माना जाता है। इसका श्रेय केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है। देखिए, ठाकुर बीर सिंह के नाम के ऊपर ये पार्क का नाम रचा गया है। 77 के अंदर ये पार्क बनाया गया था, लेकिन 2007 के अंदर ये पार्क बनाया गया था। और जब से ये बना है, इसके अंदर लोग व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, योगा करते हैं। उनके साहिबजादे विक्रम सिंह जी ने मेरे को यहाँ आज बुलाया है और इस पार्क का सौंदर्यीकरण हो, इसके लिए निवेदन किया है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और अपने एमएलए साहिबान, एमपी साहिबान जो यहाँ के हैं, उनकी तरफ से भी इनको आश्वस्त करवाया है कि आने वाले समय के अंदर इसको बहुत बढ़िया पार्क बनाएंगे, क्योंकि शहर के बीच के अंदर ये एक ऐसा पार्क है। सर, राजनीतिक माहौल है, 120 के चुनाव में हर नेता हर पार्टी जुटी है। क्या मानते हैं कि राव इंद्रजीत बीजेपी के नैया पार लगाएंगे या फिर अदल बदल, क्योंकि वीरेंद्र सिंह से? मैं तो बीजेपी के अंदर एमपी भी हूँ, मंत्री भी हूँ केंद्र सरकार के अंदर। रुचि मेरी बीजेपी के अंदर ही है, नरेंद्र भाई के अंदर आस्था है। तो मैं समझता हूँ मेरे बारे में इस तरह की कोई सोच करता है तो गलत है। तो सर, क्या मानते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी, महंगाई बेरोजगारी अब निरंतर बढ़ रही है, इस पर लगाम लगनी चाहिए? देखो, हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि पिछले 3 साल कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं चरमराई, सारे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन जो हमने रिकवरी करी है और मुल्कों की निस्बत अगर हमको तुलना करी जाए तो हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो 3 साल ये हमारे बेकार बेशक गए हों, पर हमारा नाम विश्व के अंदर एक समृद्ध मुल्क के तौर के ऊपर बनने लगा है। और यही नहीं, ऐसा मुल्क जिन्होंने कोविड का वैक्सीन अपने ही लिए इस्तेमाल ना किया। शिक्षा विभाग में अपनी 31 वर्षों की सेवा के बाद प्रहलादगढ़ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से डीपीई कौशल्या देवी सेवानिवृत्त हुई। गौरतलब है कि डीपीई कौशल्या देवी को 2012 में तत्कालीन राज्यपाल द्वारा स्टेट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। सेवानिवृत्ति के अवसर पर छात्राओं द्वारा मंच के माध्यम से जोरदार प्रस्तुतियां भी दी गई। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रहलादगढ़ में कार्यरत डीपीई के पद पर कार्यरत कौशल्या देवी शिक्षा विभाग में 31 साल की सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो गई। सन 1912 में इन्हें बेस्ट टीचर के रूप में तत्कालीन राज्यपाल द्वारा स्टेट अवार्ड से नवाजा गया था। विद्यालय में छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और समारोह की शोभा बढ़ाई। वहीं इस अवसर पर सभी स्टाफ मेंबर्स और बच्चे भी उपस्थित रहे। अध्यापिकाओं द्वारा किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। छोटी काशी भिवानी के नया बाजार स्थित रघुधाम भूतों वाला मंदिर में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी फागुन माह में 2 दिवसीय श्याम रंगेला उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाहर से आए अनेक भक्त एवं भजन गायक पधारे और बाबा का गुणगान किया। इस उत्सव में दिल्ली से पधारे संजय भूत व मुंबई से शशि भूत ने बताया कि कुल देवता
बाबा कन्हीराम की पुण्य स्मृति में फागुन माह की नवमी को लगभग 38 वर्षों से यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मीडिया प्रभारी संदीप भूत ने बताया कि नवमी को एक शाम सांवरिया के नाम भजन संध्या और 10वीं को श्रद्धेय बाबा कन्हीराम की स्मृति में 51 ब्राह्मणों को भोज करवाकर भंडारा किया गया। कार्यक्रम हेतु प्रतिवर्ष मुंबई, सूरत, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, कटक, गुवाहाटी और अन्य प्रदेशों से मंदिर से जुड़े भक्तजन भूत परिवार छोटी काशी पहुंचते हैं और फागुन उत्सव में शिरकत कर पूजा अर्चना कर देश व समाज में सुख, शांति व भाईचारे हेतु प्रार्थना करते हैं। इस अवसर पर बाहर से आए अनेक भजन गायकों ने सुंदर सुंदर भजनों से भक्त जनों का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम में जोगीवाला शिव मंदिर के महंत बाबा वेदनाथ जी महाराज ने विशेष तौर पर पहुंचकर अपना आशीर्वाद दिया और सभी भक्तजनों को आशीर्वाद देते हुए फाल्गुन उत्सव की व बाबा श्याम की महिमा से अवगत भी करवाया। नहीं इसलिए बड़ा काम नहीं, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम लेते हैं उसकी हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमारा जीवन सफल होता है। उसके साथ साथ हम समाज में पूर्ण रूप से सेवा करके और उस परमात्मा का नाम लेंगे। उसके साथ साथ किसी भी कामना से, जो कि हम पहली भक्ति होती है वो कामना के विचार से होती है। मैं संजय भूत में दिल्ली से आया हूँ। ये हमारा वार्षिक उत्सव है। ये हमारा लगभग 1857 से मंदिर है। यहाँ हमारा हर वर्ष फागुन सुदी नवमी को ये कीर्तन हम लोग करते हैं और फागुन सुदी 10वीं को हमारा भंडारा होता है। तो हमारे जितने भी देश विदेश में बसे हुए भाई लोग हैं, परिवार है, सब यहाँ इकट्ठा होते हैं और सब बड़े प्रेम पूर्वक ही काम करते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि सब मिले और उनका समय भाईचारा बढ़े। 170 वर्ष पुराना मंदिर है। पिछले साल सब भाइयों ने मिलकर इसका पुनर्निर्माण किया है, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हमारे सब लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हमारे सब परिवार ने सब जगह से, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, इम्फाल, गुवाहाटी, जो जहाँ हमारे सब भाई रहते हैं, सब ने इसमें योगदान किया है। और इस मंदिर की हम चाहते हैं कि पुनः प्रगति होती रहे। और हमारा जो ये सत्संग भवन है एवं जो कमरे हैं उनको भी हम अगले वर्ष इसको मरम्मत करवा के और इसको एयर कंडीशन करवाने की हमारी योजना है। हमारे बाबा की कृपा है कन्हीराम जी की, वो इस कार्य में हमें सफल करें। नीता भूत दिल्ली से आई हूँ। हम लोग यहाँ पर हर साल फागुन को इकट्ठा होते हैं और बड़ी धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाते हैं और यहाँ पर खूब फूलों की होली खेली जाएगी और बाबा का आशीर्वाद लिया जाएगा और 10वीं वाले दिन ब्रह्मभोज किया जाता है, जिसमें हमारे दूर दूर से सब लोग आते हैं और सब बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। स्थानीय नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर भिवानी जिले के अनेक पूर्व सैनिक एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति भारी रोष प्रकट किया। वहीं राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स द्वारा दिए गए बयान को लेकर उन्होंने राजनीतिक से प्रेरित बताया और 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को दूर करने की मांग की। 1 रैंक 1 पेंशन में विसंगतियों का विरोध कर रहे पूर्व सैनिकों के प्रदर्शन को लेकर 26 फरवरी को भिवानी आए राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने बयान दिया था कि प्रदर्शन कर रहे सैनिक कांग्रेस के सिखाए हुए हैं। ये सैनिकों की भाषा नहीं है बल्कि पॉलिटिकल बोल है, वरना सरकार द्वारा सैनिकों के लिए बेहतरीन बजट भी पेश किया गया है। इसी बयान को लेकर भिवानी जिले के पूर्व सैनिक शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए और बयान की जोरदार निंदा भी की।
सैनिकों ने कहा कि जनरल डीपी वत्स का बयान बेहद ही निंदनीय है। सैनिक होते हुए इस तरह की बयानबाजी अशोभनीय है। 30 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हुए थे। अभी आरोपी जो हमें मिला है उसमें हमारे साथ काफ़ी विसंगतियां हुई हैं, जिसका हम लोग विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। सबसे पहला विरोध तो हमारा मेजर जनरल डीपी वत्स ने हम सब लोगों को लेबल करने की कोशिश की है कांग्रेसी बता करके। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारी 37वीं कौम है और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। यहाँ खड़े होकर के हम 2 मैसेज देना चाहते हैं, एक सरकार को और एक भारत के जो सैन्य अधिकारी उनको। भारत की सरकार के लिए मैसेज ये है कि हम लोग 124 करोड़ वोटों को कंट्रोल करने वाले हैं। आज तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार के साथ रहे हैं, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इस सरकार ने जवानों के लिए OROP में 70,000 करोड़ रुपए दिया है, इसलिए वो उसके बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम ने इस तरह से विसंगतियां पैदा कर दी हैं कि कुछ आदमियों को तो 2 रुपये मिले हैं और किसी को 100 रुपये मिले हैं। ये विसंगति बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इसलिए हम इसका विरोध प्रदर्शन कर मेरी पेंशन द्वारा 12,420 है, जो कि नौकरी मिल 20 साल करवाई, 12.5 में वो काट दिया 3 मई 1975 में। तो जो मैंने पेंशन की वो होना चाहिए पेंशन वाला का। मैं सरदार मेजर दिलवर सिंह। जैसा कि आपको पता है कि ये पहले जो है ना जनरल सतवीर साहब की अध्यक्षता में इसको शुरू किया गया था। उसके बाद जनरल सतवीर साहब के टाइम जो है ना क्या किया क्या नहीं किया, उसमें JCO द्वार को उसमें शामिल नहीं किया गया था जंतर मंतर के ऊपर। उसके बाद सेना के यहाँ से ओनली JCO WR की तरफ से 20 तारीख को यहाँ पर जो है ना जंतर मंतर को कॉल किया गया था और उसमें लाखों की तादाद में वहाँ पर जो है ना सैनिक इकट्ठा हुए थे। उसके बाद से लेके हमारी मांग ये है, मेन मांग कि MSP के ऊपर सबसे ज़्यादा रोष है हमारे के। MSP जो JCO द्वार का 5200 और ऑफिसर्स का 15,500 रुपये है। ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर मान लो 2006 से लेके और आज अगर देखें तो JCO द्वार को क्या सैलरी मिली है और ऑफिसर्स को उसमें क्या मिला है। इससे जो OROP 2 के अंदर 35,800 करोड़ रुपये भारत सरकार ने जो है ना अलॉट किया था, उसमें से 35,800 में से मात्र 3% जो है ना अधिकारी मात्र 3% पैसा किसको चलेगा और 97% पैसा किसको चलेगा। ये एक बहुत ही सोचने की बात है। तो हमारी मांग ये है कि OROP का जो मसला है, चाहे कैसे भी हो, OROP सबका एक ही होना चाहिए। 1 मार्च को मुख्यमंत्री गृह जिले में होने वाले प्रदर्शन को लेकर कर्मचारियों ने कमर कस ली है। इस बारे में हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के जिला प्रधान पवन कौशिक ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि DITS कर्मचारियों की मांग पर विचार कर उन्हें तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए, अन्यथा वो अपना रोष जारी रखेंगे। इस मौके पर हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के जिला प्रधान पवन कौशिक ने कहा कि 11 सितंबर 2019 को भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में DITS कर्मचारियों को सेवा नियम लाभ दिए जाने पर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार की लचर व कर्मचारी विरोधी कार्यप्रणाली के चलते कर्मचारी सेवा नियम के लाभ से अभी तक वो वंचित हैं। इसके अलावा 12 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा सिविल सचिवालय में हुई भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल की बैठक में DITS कर्मचारियों की मांग पर विचार करते हुए सेवा नियम में संशोधन किए जाने व हरियाणा कौशल रोजगार निगम से बाहर रखने की मांग रखी गई थी, जिस पर भी आज तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, जिसके चलते कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। हमारा आंदोलन में यही मांग थी कि हमारे जो सर्विस रूल 2019 में जारी किए थे वो अभी तक लागू नहीं किए हुए। हमने कई बार ज्ञापन दे दिया तहसीलदारों को, SDM साहब को, माननीय उपायुक्त महोदय को और CM साहब को। अभी तक हमारी मांगों का कोई समाधान नहीं हुआ है। आगामी आदेशों तक हमने ये घोषणा की है कि जब तक हम पब्लिक का काम रोकेंगे नहीं, आप देख सकते हो भीड़ कितनी है, हम पब्लिक का काम रोकेंगे नहीं, लेकिन काले बिल्ले लगा के हम प्रशासन का विरोध करेंगे आगामी आदेशों तक। अगर हमारी स्टेट के आगामी आदेश आते हैं तब तक हमने काले बिल्ले लगा के काम। स्वच्छ भारत मिशन के जिला इंचार्ज सन्नी शर्मा ने नगर परिषद के सुपरवाइजर और कर्मचारियों को साथ लेकर नगर के विभिन्न हिस्सों में अभियान चलाया और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। वहीं उन्होंने लोगों से
सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल न करने की अपील भी की। इस दौरान सनी शर्मा स्वच्छता भारत मिशन के जिला इंचार्ज ने बताया कि 1 जुलाई 2022 से सरकार ने पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया था, लेकिन फिर भी शहर में जगह जगह सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी को लेकर शहर में नालियों में पॉलीथीन सीवरेज सिस्टम को ब्लॉक किए जा रहे हैं, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन मैनहोल और नालियों में फंस जाते हैं, जिसके कारण आए दिन सीवरेज जाम की समस्या बनी रहती है। इसीलिए उन्होंने नगर परिषद के सुपरवाइजर और कर्मचारियों को साथ लेकर नगर के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छता को लेकर एक विशेष अभियान चलाया और उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करता हुआ मिलेगा तो उसके चालान भी किए जाएंगे। वहीं उन्होंने दुकानदारों को इस बारे में चेतावनी देकर छोड़ दिया। सनी शर्मा ने सभी लोगों से अपील की है कि जिलावासी भिवानी को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग दें। पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं सनी शर्मा, नगर परिषद भिवानी सिटी इंचार्ज। आज हमारा स्पेशल अभियान सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेके है। आप सभी को पता है कि 1 जुलाई 2022 को मतलब पिछले साल हमने एक मुहिम चलाई थी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पूरे इंडिया के अंदर उसको सिंगल यूज प्लास्टिक को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। बट फिर भी भिवानी का अगर मैं जिक्र करता हूँ तो दुकानों के ऊपर या इवन अगर कोई भी शादी वगैरह होती है, ओकेजन होता है, कोई पार्टी होती है या कहीं भी हम किसी भी ओकेजन पे जाते हैं तो सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, जो उसको यूज़ कर रहा है वो भी गलती में है और जो उसको बेच रहा है वो भी गलती में है। अभी हम फिर से एक बार एक अवेयरनेस लेके आए हैं कि अवेयरनेस के थ्रू हम एक मैसेज दे रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को आप कंप्लीटली बैन करो, उसको नो कहो, क्योंकि आप तो सिंगल यूज प्लास्टिक को इतना इजी उसको यूज कर लेते हो, बट उसका कलेक्शन, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका ट्रीटमेंट हो पाना, उसका रिसाइकल तो वो हो ही नहीं सकता, उसका ट्रीटमेंट हो पाना सरकार का उसमें करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। तो प्रशासन का सहयोग देना आपका जरूरी है, क्योंकि भिवानी आपकी, आप भिवानी के हो, क्योंकि भिवानी को कोई और साफ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आप ही साफ कर सकते हो। और अभी जैसे मेरे साथ धर्मवीर जी खड़े हैं, मैनेजर सुपरवाइजर खड़े हैं, तो इन्होंने एक मैंने इनकी ड्यूटी लगाई थी कि आप भिवानी के सभी एक स्टॉल्स पे, सभी शॉप्स वगैरह पे जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, जहाँ पे भी सिंगल यूज प्लास्टिक यूज हो रहा है तो आप उसका मतलब एक तहकीकात करो कि कहाँ कहाँ मतलब कितने कितने वेट के अंदर, कितने अमाउंट के अंदर वहाँ पे यूज हो रहा है एंड कौन यूजर है। ठीक है, देन अभी इन्होंने जैसे अभी इसको सर्वे किया 1-2 दिन के अंदर, तो मेरे पास एक रिपोर्ट आई है। एक बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि भिवानी की जनता प्रशासन का सहयोग नहीं देगी, बट आज एक हम ऐसे मोड़ के ऊपर खड़े हैं कि जहाँ पे अगर हम कूड़े के डंपिंग ग्राउंड पे जाते हैं या इवन गली नाले के अंदर देखते हैं, नालों के अंदर देखते हैं या जोड़ वगैरह तालाब में देखते हैं, तो पन्नी वगैरह, सिंगल यूज प्लास्टिक का डिस्पोजल हो गया, चाहे वो चम्मच हो गया, चाहे कुछ भी सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई भी आइटम हो, वो धड़ाधड़ पानी के अंदर बहता हुआ जा रहा है। कभी किसी का नाला ब्लॉक हो गया, किसी का सीवर रुक गया। तो सभी से, जनता से मेरी यही अपील है, प्लीज सिंगल यूज प्लास्टिक को नो करें और प्रशासन का अपने अंदर, प्रशासन में अपना योगदान दें। आज हमने बाजारों के अंदर, दुकानों के ऊपर चेक किया है अभियान के द्वारा। कुछ जगह तो सिंगल यूज प्लास्टिक मिला है और कुछ जगह नहीं मिला है। जो नहीं मिला है उसके लिए अच्छी बात है कि वो प्रशासन के अंदर अपना सहयोग दे रहा है, बट जो मिला है जिनके पास, हमने उनको चेतावनी भी दी है कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज न करें, अन्यथा उनके ऊपर विभागीय तौर पर कार्रवाई अमल में लेके आई जाएगी। भिवानी में बुधवार को सरकार के निर्देश एवं स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑफिसर श्री मनमोहन तनेजा के आदेश पर ड्रग एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री रमेश शोरान व श्री रजनीश धानीवाल ने ड्रग एक्ट के बारे में समझाया, तो केमिस्ट एसोसिएशन ने उन्हें आश्वासन भी दिया। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक श्री रमन शोरान ने कहा कि कोई भी दवा विक्रेता सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से ज़्यादा रेट पर दवा न बेचे और बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा भी न दे। इन दवाओं की खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड रखे, समय पर अपना लाइसेंस रिन्यू करवाए। दवा विक्रेता एमपीटी किट और नशे की कोई दवा न बेचे। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर श्री रजनीश धानीवाल ने विस्तार से ड्रग एक्ट के बारे में भी समझाया। उन्होंने कहा कि जो लोग मेडिकल डिवाइस रखते हैं उन्हें अलग से अपनी शॉप का फार्म नंबर 41 भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अपने फ्रिज का टेम्परेचर दवा के मुताबिक सेट करें। एक्सपायरी दवा के लिए अलग बॉक्स बनाकर रखें और उस पर नॉट फॉर सेल लिखें। भिवानी केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान देवराज मेहता और सचिव अशोक गोयल ने ड्रग डिपार्टमेंट को आश्वासन दिया कि भिवानी का कोई भी दवा विक्रेता सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से ज़्यादा दवा नहीं बेचेगा और बिना पर्ची के दवा भी नहीं बेचेगा। विभाग का आदेश जो भी होगा उसकी पालना की जाएगी। आज हमने स्पेशल हमारे ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, FDA कमिश्नर व स्टेट ड्रग कंट्रोल
मनमोहन तनेजा जी के आदेश अनुसार हमने अभी प्राइस मॉनिटरिंग यूनिट PMRU नया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, जिसके तहत ड्रग्स की प्राइस की मॉनिटरिंग करनी है। हमने प्राइस पे ध्यान देना है, कुछ ज़्यादा प्राइस में कोई ना बेचे। लेकिन उससे पहले हर एक जो कमिस्ट है हमारा, जो इसको सेल करने के जो भी मेडिकल शॉप्स हैं, उन पे अवेयरनेस प्रोग्राम है कि उनको अवेयर किया जाए इसके बारे में कि ये जो ज़्यादा प्राइस पे बेचना ये ऑफेंस है। इसकी मॉनिटरिंग अलग से हो रही है। मॉनिटरिंग के लिए यूनिट बनाए गए हैं। कोई आएगा कमिस्ट से दवाई खरीदेगा, उनको नहीं पता चलेगा ये ज़्यादा रेट पे बेची हुई है, तो फिर उसके ऊपर एक्शन होगा। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोग्राम है, उसके तहत आज हम कमिस्टों की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज जन औषधि वीक भी मना रहे हैं हम, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है उसका वीक भी है, 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक। उसके बारे में भी हम जन औषधि के जो फायदे हैं या जन औषधि से रिलेटेड कोई इनकी प्रॉब्लम्स हैं, जन औषधि से लाइसेंस कैसे लेंगे, उनके बारे में भी अवेयरनेस प्रोग्राम ये है। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही प्रोग्राम है, ताकि लोगों को सस्ती अफोर्डेबल रेट पे और क्वालिटी की दवाइयाँ मिल सकें। आज सरकार के निर्देश अनुसार और हमारे स्टेट ड्रग कंट्रोलर श्री मनमोहन तनेजा के आदेश पे एक PMRU की वर्कशॉप लगी है, जिसमें हमारे आदरणीय रमन शहराम जी SDCO भिवानी और रजनीश धानीवाल जी DCO भिवानी आए हुए हैं, जो हमें इस बारे में जागरूक कर अवेयरनेस प्रोग्राम है ये सही मायने में। भाई हम दवाई कौन सी दवाई हमने पर्चियों पे बेचनी है, कोई बिना पर्ची पे बेचनी है, किस रेट में बेचनी है और कौन सी दवाई हम नहीं बेच सकते, उसके लिए ये आज हमें अवेयर किया गया है। ये सरकार की मंशा अच्छी है। वैसे तो ड्रग एक्ट में लिखा हुआ है, जिसने ड्रग लाइसेंस ले लिया तो उसको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, मैंने कौन सी दवाई बेचनी है, कौन सी बिना पर्ची नहीं बेचनी है और किस रेट पे बेचनी है। लेकिन सरकार ने हमें अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम रखा है। मैं इसके लिए तनेजा जी का धन्यवाद करूंगा, हमारे स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑफिसर का, और हमारे अफसर रमन शरान और रजनीश धानीवाल जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने आके हमें अवेयर किया। हमारे संग में बसिंता अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।